हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आरसीसी का लेक्चर नंबर 11। देखिए, आरसीसी के पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लीवर आर्म आदि के बारे में पढ़ लिया और हमने न्यूट्रल एक्सिस निकालने वाला न्यूमेरिकल भी कर लिया। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे और मैं ये बोलता हूँ कि जो WSM चैप्टर है उसका अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर की बात करूँ तो आज का ये लेक्चर है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में आपको फीलिंग आएगा इस सब्जेक्ट का कि ये सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, WSM विधि क्या होती है। आपको न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम में 10-10 नंबर के, उसको सॉल्व करने का तरीका समझ में आएगा। रियलिटी में इंजीनियर एनालिसिस कैसे करते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आज का 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। तो चलिए, सबसे पहला हेडिंग जो है आपका वो है टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम सेक्शन, यानी आरसीसी बीम सेक्शन के प्रकार। ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में ये हेडिंग लिख के आ जाता है कि आरसीसी बीम के सेक्शन का वर्णन कीजिए। ठीक है, आरसीसी बीम के सेक्शन 3 तरह के होते हैं। कई बार टिप्पणी लिखने को आ जाता है कि बैलेंस सेक्शन से आप क्या समझते हैं, ओवर इन्फोर्स सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन का वर्णन कीजिए। तो मतलब इससे क्वेश्चन एग्जाम में सेमेस्टर में बनता है। कंपटीशन में इससे आप अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि इससे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, घुमा के बहुत तरीके से। मतलब ये टॉपिक कंपटीशन और सेमेस्टर दोनों के लिए हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको खुद जेईई के क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिसमें इससे घुमा घुमा के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले सब लोग हेडिंग डालिए। ठीक है, इसका जो सब लोग साथ में लिखते भी रहिएगा, जब मैं कहूँगा तो वीडियो को पॉज करके लिख भी लीजिएगा। हालांकि इसका जो PDF है वो मैं आपको थोड़े दिन बाद दे दूंगा। ठीक है, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना हेडिंग। आप लोग हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम सेक्शन। आरसीसी बीम के जो सेक्शन हैं, सेक्शन का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, ये बीम है तो बीम में जो ये चीज़ आपको दिखता है इसको हम लोग कहते हैं सेक्शन। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ये कितने प्रकार का होता है इसी को आपको पढ़ना है। तो ये सेक्शन 3 प्रकार का होता है: बैलेंस सेक्शन, ओवर इन्फोर्स सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन। बैलेंस सेक्शन यानी संतुलित खंड, ओवर इन्फोर्स सेक्शन यानी अति प्रबलित खंड और अंडर इन्फोर्स सेक्शन माने अल्प प्रबलित खंड। देखिए, नाम से ही थोड़ा सा क्लियर है कि बैलेंस सेक्शन में संतुलित खंड है, यानी इसमें स्टील की मात्रा एक ऐसे स्टील की मात्रा, देखो ये जितने सेक्शन है ये सारा सेक्शन स्टील की मात्रा के हिसाब से होता है। ठीक है, यहाँ नाम में लिखा हुआ है ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ओवर मैं आपको कहूँ कि इस बीम में हद से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा स्टील लगाया गया है तो उसको आप क्या कहेंगे? ओवर रिइंफोर्स सेक्शन। यानी रिइंफोर्स सेक्शन यानी इसमें स्टील की मात्रा ज़्यादा है। अंडर इन्फोर्स सेक्शन अल्प प्रबलित, यानी इसमें स्टील की मात्रा कम है। बैलेंस सेक्शन यानी स्टील की मात्रा बैलेंस में है, संतुलित है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सबसे अच्छा इसमें से कौन सा होगा, तो सबको समझ में आ रहा होगा कि सर इसमें तो स्टील की मात्रा हद से ज़्यादा है, इसमें स्टील की मात्रा हद से कम है, इसमें स्टील की मात्रा बैलेंस में है। तो आप कहेंगे सर सबसे अच्छा सेक्शन बैलेंस वाला होगा, लेकिन इसका जवाब ये सही नहीं है। सभी इंजीनियर जो हैं वो अंडर इन्फोर्स सेक्शन को ही प्रीफर करते हैं। सबसे अच्छा सेक्शन अंडर इन्फोर्स सेक्शन माना जाता है, जिसमें स्टील की मात्रा कम हो, बैलेंस सेक्शन से थोड़ी सी कम हो। क्यों, इसका भी जवाब आपको अभी आने वाले लेक्चर्स में मिल जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगर अंडर इन्फोर्स सेक्शन अच्छा होता है तो इसमें तो स्टील की मात्रा कम रहेगी, तो बीम तो उतना मजबूत नहीं रह जाएगा, बीम इसमें तो कमज़ोर हो जाएगा। भाई स्टील की मात्रा कम रखेंगे, कम छड़ लगा देंगे तो बीम थोड़ी कम में थोड़ा कमज़ोर भी हो जाएगा। तो फिर इंजीनियर डिजाइन का काम कैसे करेगा अगर उसे मजबूत बीम बनाना हो तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस हेडिंग में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अभी आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझिए। मतलब जो लैंग्वेज के रूप में है, किताबी भाषाओं के रूप में जो होता है उस भाषा में पहले समझिए, फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ध्यान से देखिए फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो, ये सेक्शन और ये स्ट्रेस डायग्राम में मैंने बनाया है। ये सेक्शन है, उसका स्ट्रेस डायग्राम है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, मैं इसको कंप्लीट करूंगा। कुछ चीज़ मैं पहले से बना के रखता हूँ और कुछ काम आपके सामने करूंगा ताकि आपको बेहतरीन समझ आए। तो ये जो है मैंने फिगर बना के रखा है, ये मैं यहाँ पे बैलेंस सेक्शन का बनाऊंगा, यहाँ पे मैं ओवर इन्फोर्स सेक्शन का बनाऊंगा और ये फिगर अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए मैंने रखा है। ठीक है, मतलब आपको जब आप लिखेंगे, अभी नहीं, जब आप लिखेंगे तो ये फिगर आपका बैलेंस में बनेगा, ये दोनों फिगर ओवर में बनेगा और ये दोनों फिगर अंडर में बनेगा। कैसे बनेगा वो सब मैं समझा रहा हूँ, अभी ध्यान से बातों को सुनिए। देखो, ये एक बीम का सेक्शन है। ठीक,
यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, इन सब चीज़ों से आप परिचित हो चुके हैं। अब आपको एक चीज़ का मुझे जवाब देना है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, ठीक। मतलब बीम आप देखेंगे तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कि एक उसमें विड्थ होगा, एक उसमें डेप्थ होगा और स्टील की छड़ें होंगी। अब इसका जवाब तो आप जान ही रहे हैं कि स्टील की छड़ें क्यों लगाई जाती हैं, टेंशन को सहन करने के लिए। अगर एक तरफ छड़ें लगाई जाएँ तो उसको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कहते हैं, ये भी आप जान रहे हैं। ये बीम कौन सा बीम है? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, क्योंकि इसके केवल टेंशन जोन में नीचे की ओर जो है छड़ें लगाई गई हैं। और आप इसके स्ट्रेस डायग्राम से भी परिचित हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इस बीम में कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा कि नहीं बताइए, कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा कि नहीं, इसका आप जवाब दीजिए। तो सही जवाब है कि हाँ होगा, क्योंकि जब बीम पे सैगिंग मोमेंट लगेगा तो बीम में ऊपर आएगा कंप्रेशन और नीचे आएगा टेंशन, तो कहीं तो बीच में टेंशन कम होगा और कंप्रेशन, मतलब टेंशन भी नहीं होगा और कंप्रेशन भी नहीं होगा। यहाँ कंप्रेशन है, यहाँ टेंशन है, यहाँ कंप्रेशन सबसे ज़्यादा, यहाँ टेंशन सबसे ज़्यादा, ऊपर जाएंगे टेंशन कम, नीचे जाएंगे तो कंप्रेशन कम, तो कोई तो बीच में ऐसा लेयर होगा, कोई तो एक्सिस होगा जहाँ पे न तो टेंशन न तो कंप्रेशन, तो न्यूट्रल एक्सिस तो बीच में होना ही होना है, ठीक। तो यहाँ पे सपोज डैट ये न्यूट्रल एक्सिस है, सपोज डैट, ठीक, ये जो मैं रेड से मैं खींचा हूँ, सपोज डैट ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब आपको एक चीज़ का और जवाब देना है मुझे, ठीक है। आप एक चीज़ और बताइए कि ये जो आपका लेयर है, इसके स्ट्रेस को स्ट्रेस डायग्राम में यहाँ दिखाया जाता है, ठीक। और स्टील की छड़ों का जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको स्ट्रेस डायग्राम में यहाँ दिखाया जाता है। बाकी ये डॉटेड करके दिखाया जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ के कंक्रीट को मान के नहीं चलते हैं कि ये टेंशन को सहन करेगा, इसीलिए यहाँ के स्ट्रेस को डॉटेड करके दिखाया जाता है। लेकिन कंक्रीट जो है ऊपर वाला, वो पूरा कंक्रीट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस सहन करता है, इसीलिए यहाँ पे गाढ़ा लाइन खींचा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम में ऐसे हर जगह तीर बना दिया जाता है, ये सब आपको पता है। नीचे केवल एक जगह ऐसे तीर बनाया जाता है, ठीक है। अब आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि आपको इतना तो पता है ना कि स्ट्रेस बराबर होता है लोड अपान एरिया, ठीक, लोड अपान एरिया। यानी कहीं ना कहीं स्ट्रेस इस एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया पे, मतलब एरिया ज़्यादा तो स्ट्रेस कम, पॉइंट टू बी नोटेड, एरिया ज़्यादा तो स्ट्रेस कम और एरिया कम तो स्ट्रेस ज़्यादा, ठीक। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, एक चीज़ है, देखो, मान लो कि आपने एक बीम बनाया जिसकी साइज़ है बी और डी, जिसकी साइज़ है बी और डी, मान लो, ठीक है। और इसमें आपने छड़ लगाना शुरू किया। हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि बीम बना के उसमें अंदर छड़ डाला जाए, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप बस एक कल्पना करिए। मान लीजिए कि आपने इसमें बीम बनाया, ठीक, और जब आप इसमें और छड़ लगाना शुरू किया, मान लो एक छड़ लगाए, दो छड़ लगाए, मतलब छड़ लगाना शुरू करने का मतलब कि आप कहीं ना कहीं AST यहाँ का बढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें AST की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब इस बीम पे लोड आएगा तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस यहाँ पे, माने लोड पे, एक सर्टेन लोड पे कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, ठीक, और नीचे भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगा। भाई लोड बढ़ेगा तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा और यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। सपोज डेट यहाँ पे स्ट्रेस आया, मान लो कि यहाँ पे स्ट्रेस आया शुरुआत में 1 न्यूटन पर mm², और मान लो यहाँ पे स्ट्रेस आया 30 न्यूटन पर mm²। मैं स्टील का स्ट्रेस ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इतना तो जानते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि स्टील जो होता है ना, वो कंक्रीट से काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो स्टील ज़्यादा स्ट्रेस सहन करता है। आपको पता ही है कि इसका अगर M20 हो तो इसका मैक्सिमम केवल 7 होता है, 7, जबकि Fe 250 हो तो इसका मैक्सिमम स्ट्रेस 140 होता है। तो आप खुद सोच लीजिए कितना का अंतर है। ये 7 ही न्यूटन पर mm² पे मान लिया जाएगा कि हाँ फेल हो गया, इसका परमिसिबल पहुंच गया, और 140 तक पहुंचता है Fe 250 के लिए, है कि नहीं ये बात, ठीक है। तो इस चीज़ को जैसा समझिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कि एक सर्टेन लोड पे यहाँ का स्ट्रेस 1 है, यहाँ का स्ट्रेस 30 है। अब ये बताओ, ऊपर नहीं, अब आप बीम के साइज को नहीं चेंज कर रहे हैं, आप इसमें एक छड़ के बजाय 2 छड़ लगा दीजिए। तो जब आप इसमें छड़ बढ़ाते जाएंगे, छड़ बढ़ाते जाएंगे, छड़ बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा इसमें होगा कि नहीं कि जब आप इस पर लोड लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रेस आ रहा है। ये लोड बढ़ाते जाएंगे तो ये स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा और ये स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। मान लो कि इसमें एक ऐसा स्टील का छड़ हमें मिला, मतलब स्टील के छड़ों की मात्रा, मैं AST की बात कर रहा हूँ, ऐसी स्टील की छड़ों की मात्रा मिली हमें कि जब यहाँ पे, मान लो कि ये M20 का है, जब यहाँ पे 7 पहुँचा तब यहाँ पे 140 पहुँच गया।
सपोज दैट हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, बात को समझिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पार्टिकुलर एएसटी के लिए ऐसा होगा कि यहाँ पे अगर 7 पहुँचेगा, मतलब यहाँ पे अगर सिग्मा सीबीसी पहुँचेगा तो यहाँ पे सिग्मा एसटी भी एक सर्टेन लोड पे यहाँ सिग्मा सीबीसी और यहाँ सिग्मा एसटी पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर से इस बात को एकदम एकदम देखो, इसको एकदम गौर से समझने की ज़रूरत है। मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें यहाँ पे स्टील की छड़ों की एक ऐसी मात्रा रखनी है कि अगर ऊपर लोड हम बढ़ाएंगे, कम लोड रखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है 1 आए, यहाँ पे हो सकता है 30 आए। थोड़ा लोड बढ़ाए तो हो सकता है यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 60 आए। थोड़ा और लोड बढ़ाए तो होता है यहाँ पे 3 आए, यहाँ पे 90 आए। अब कोई ना कोई एक ऐसा लोड हमें चाहिए, मिल जाएगा जिस लोड पर यहाँ पे 7 आए और यहाँ पे 140 आए। अब आप कहेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 7 आ जाए और यहाँ पे 110 ही आए, मतलब यहाँ पे 7 पहुँच गया और यहाँ पे 110 ही पहुँचा। तो सुनो, तो ऐसे में मान लो कि यहाँ पे 110 ही पहुँचा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एएसटी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रेस 7 पे पहुँच गया और यहाँ पे नहीं 110 पे पहुँचा, आपको इसको 110 पे इसको 140 पे पहुँचवाना है। बात को समझिए, क्यों पहुँचवाना है उसका जवाब मैं दूंगा। यहाँ पे आपको 7 पहुँचा, सिग्मा सीबीसी पहुँच गया, यहाँ पे भी आपको सिग्मा एसटी पहुँचवाना है। तो इसका उपाय क्या है, साथ में नहीं, ये सिग्मा सीबीसी जब हुआ तो ये सिग्मा एसटी नहीं पहुंच पाया, ये अब सिग्मा एसटी से कम ही रह गया, क्योंकि सिग्मा एसटी 140 होता है और ये 110 पे ही रह गया। तो क्या ऐसा आप करें कि जिससे जब ये 7 पहुंचे तो ये 140 पहुंच जाए। अब आप इस कंक्रीट के, इस बीम के साइज को नहीं चेंज कर सकते हैं, ये नहीं आप कर सकते हैं कि आप बी और डी को चेंज कर दें। हाँ, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं कि स्टील की छड़ों की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। ये छूट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ का स्ट्रेस इंक्रीज करना है। तो ये देखो, स्ट्रेस इंक्रीज तो एरिया कम। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा यहाँ पे जो छड़ें लगाई गई हैं उसमें से थोड़ा सा छड़ कम कर दीजिए। तो कोई ना कोई छड़, अब छड़ आप कम करेंगे तो ये स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसी लोड पर ये 7 होगा तो हो सकता है कि अब ये 110 की बजाय 120 हो जाए। थोड़ा और छड़ कम कर दीजिए ताकि 130 हो जाए। थोड़ा और कम छड़ कम कर दीजिए तो ये 140 हो जाएगा। यानी एक सर्टेन लोड पे ये 7 होगा तो 140 हो जाएगा। तो आखिर एक कोई ना कोई ऐसा एएसटी हमें यहाँ पे मिल जाएगा, एक गिवन बी और डी वाले बीम में कोई ना कोई एक ऐसा एएसटी हमें मिल जाएगा जिस एएसटी के लिए जब ये सिग्मा सीबीसी पहुँचेगा तो ये सिग्मा एसटी पहुँच जाएगा। यानी ये परमिसिबल पे। अब इसको 7 140 मत याद करिएगा, क्योंकि ग्रेड तो अलग अलग होता है। मान लो कि यहाँ पे यम 15 हो और या फिर 415 हो, तो अब उसके लिए जाहिर सी बात है तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 230 होगा। तो इसलिए अब उसके लिए जो एएसटी आएगा वो कुछ और आएगा। तो उस ग्रेड, मतलब अब ये मत रखिएगा कि मैं 7 140 कर रहा हूँ। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि अगर आपको एक कंक्रीट का बी और डी वाला बीम दिया हुआ है, जिसमें बी है डी है, वो तो होगा ही होगा, और उसमें एक स्टील आपको स्टील की छड़ों की मात्रा इस प्रकार रखनी है कि उस बीम में जब यहाँ पहुँच जाए सिग्मा सीबीसी तो उसी क्षण यहाँ पहुँच जाए सिग्मा एसटी। और ऐसा होगा, अगर आपको मैं छूट दे दूं इन छड़ों की मात्रा को एडजस्ट करने का तो ऐसा हो जाएगा कि कोई ना कोई हमको ऐसी छड़ों की मात्रा मिल जाएगी कि जिस पर जब ये जिस छड़ के लिए किसी एक सर्टेन लोड पर लोड कम रखोगे तब तो ये भी सिग्मा सीबीसी से कम रहेगा, ये भी सिग्मा एसटी से कम रहेगा। लेकिन लोड बढ़ाते जाओगे तो ये पहुंचेगा सिग्मा सीबीसी और उसी क्षण ये पहुंच जाएगा सिग्मा एसटी। ये डिपेंड करेगा इसकी मात्रा पर, स्टील के छड़ों की मात्रा पर, समझ रहे ना। तो कोई ना कोई एक ऐसा स्टील की छड़ों की मात्रा में मिलेगी जिसके लिए ये दोनों साथ में पहुंच जाएगा। और जब ये दोनों साथ में पहुंच जाए, ठीक है, तो उस सेक्शन को हम लोग कहेंगे कि ये सेक्शन बैलेंस है। मतलब उसमें जितना एएसटी रखने पर ये चीज़ हमारा आ जाए तो हम लोग कहें, मतलब ये चीज़ आ जाए कि ये दोनों साथ में पहुंच जाए परमिसिबल वैल्यू पे। ठीक है, तो उस सेक्शन को हम लोग कहते हैं बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो, जैसे सपोज है, थोड़ा सा मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ पे देखिए मैं 4 छड़ यहाँ पे लगाया हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 4 छड़ इस बी और डी वाले बीम में इस प्रकार से हैं, मतलब इनकी मात्रा इस प्रकार से है कि इनकी मात्रा उतनी है कि एक सर्टेन लोड पर, लोड बढ़ाओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा दोनों तरफ का, तो एक सर्टेन लोड पर बढ़ते बढ़ते जब ये यहाँ पहुँचा तो ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इस सेक्शन को हम लोग नाम देंगे बैलेंस सेक्शन। यानी बैलेंस सेक्शन का परिभाषा क्या हो गया, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज बैलेंस सेक्शन, इसी को क्रिटिकल सेक्शन भी कहते हैं, तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज बैलेंस सेक्शन तो क्या जवाब देंगे, तो कहेंगे कि वह सेक्शन जिसमें स्टील की छड़ों की मात्रा इस प्रकार होती है, स्टील की छड़ों की मात्रा इस प्रकार होती है कि कंक्रीट में
परमिसिबल स्ट्रेस और स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस एक साथ पहुंचते हों तो उस सेक्शन को हम कहते हैं बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो ये बैलेंस सेक्शन का होता है डिफिनीशन। और बैलेंस सेक्शन को चूंकि क्रिटिकल सेक्शन भी कहते हैं तो इसके न्यूट्रल एक्सिस को, इसका जो ये न्यूट्रल एक्सिस है इसको हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। यानी इसका जो ये जो न्यूट्रल एक्सिस आपको दिख रहा है इसको हम लोग एक नाम से पुकारेंगे, इसका नाम रखेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, CNA। मतलब आपको ये जो रेखा दिख रही है इसको मैं नाम देता हूँ CNA। ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, बात समझे। ठीक है, और इसके न्यूट्रल एक्सिस की गहराई को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, तो XC से। इसके लिए एक अलग से मतलब सिंबल बनाया गया है कि न्यूट्रल एक्सिस की गहराई को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे XC से, XC। ठीक, ये आपको बात समझ में आया। और इसके न्यूट्रल एक्सिस को कहेंगे क्या, CNA, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। मतलब ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, ये बस नाम रखेंगे। न्यूट्रल एक्सिस कहीं ना कहीं तो होगा, तो जो न्यूट्रल एक्सिस बैलेंस सेक्शन का होगा उसको हम लोग कहेंगे CNA। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पर दिया CNA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं नीचे कहीं लिख दूंगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि बैलेंस सेक्शन क्या होता है। अब सुनो, अब इस बैलेंस सेक्शन, अब आपको एक चीज़ और समझना है कि मैं अगर आपको एक B और D वाला बीम दे दूँ, मैं आपको एक बीम दे दूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक B और D वाला बीम दिया, ठीक, एक B और D, और इसमें मैं कहा कि यहाँ पे मुझे वो AST बता दीजिए आप। मतलब यहाँ पे आप मुझे AST की वो मात्रा, छड़ों की संख्या वगैरह नहीं, देखो AST निकल गया तो छड़ की संख्या तो निकल ही जाएगी। कि अगर आपको पता चल गया कि आपको इतना mm² का छड़ लगाना है, इतना mm² एरिया का छड़ रखना है, तो अब उसमें आप कितना व्यास का कितना छड़ लगाएंगे वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे AST पता करना है कि इस B और D वाले बीम में कितना AST मैं यहाँ पे रखूँ ताकि ये सेक्शन मेरा बैलेंस्ड हो जाए, तो ये आप कैसे निकालेंगे, इसका जवाब दीजिए। तो देखो, इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे। मैं आपको याद करिए पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्रिटिकल सेक्शन के लिए परसेंटेज स्टील बताया था कि क्या होता है, और उसको मैंने कहा था कि क्रिटिकल सेक्शन के या बैलेंस सेक्शन के परसेंटेज स्टील को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील। इसको मैंने नाम दिया था इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील। और इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, मैंने AST का फार्मूला नहीं बताया था, मतलब इसके, लेकिन मैंने इसके इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला आपको बताया था। तो ये बताओ, मैं आपको अगर B और D वाला बीम दे दूं तो आप ये तो पता कर सकते हैं ना कि इसमें कितना परसेंटेज रखें, मतलब इस इफेक्टिव एरिया में, मतलब इस B और D का, इफेक्टिव एरिया नहीं B और D, इस BD का कितना परसेंट हम लोग स्टील का छड़ यहाँ लगा, मतलब कितना परसेंट एरिया यहाँ पे स्टील के छड़ों का रखेंगे ताकि ये सेक्शन हमारा बैलेंस्ड हो जाए, ये आप निकाल सकते हैं। और उसी को हम लोग PC से रिप्रेजेंट करते थे। मतलब अगर आपको PC परसेंटेज में पता चल जाए तो आपको कोई भी B और D वाला बीम दिया रहेगा तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि हाँ इतना AST होगा, तो हम इस काम को कर लेंगे। जैसे आप छोड़िए, अभी इतना ज़्यादा इस पर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको अगर एक बीम यहाँ पे दिया, मान लो कि मैंने आपको यहाँ पे बीम दिया, ये 100 दे दिया, और इसका जो इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ से ही मतलब होता है, इसको मैंने आपको 200 दे दिया, और मैंने इसका आपको ग्रेड बता दिया कि इसका ग्रेड है M20, ठीक, और इसका जो छड़ लगाना है आपको यहाँ पे उसका ग्रेड है FE 250, ग्रेड तो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ इसमें मैं कितना AST रख दूं, कितना mm² का AST लगा दूं कि मेरा ये सेक्शन बैलेंस्ड हो जाए। तो सच्चाई तो ये है कि परसेंटेज में अगर आपको निकालना होगा, मैं आपसे केवल परसेंटेज पूछ दूं कि कितना परसेंटेज में स्टील का लगा दूं ताकि ये सेक्शन बैलेंस हो जाए, तो परसेंटेज निकालने के लिए तो इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं है, केवल ग्रेड ही पर्याप्त होता है परसेंटेज निकालने के लिए, वह परसेंटेज निकालने के लिए जिसके लिए बैलेंस होगा। और उसी को हम लोग इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील PC कहते हैं। और इसका फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है इसका फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है 50 kC/RC। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि इसका एक और फार्मूला मैं आपको बताया था यम वाला, लेकिन चलिए यही वाला याद रखिए। तो 50 kC/RC, KC के सूत्र में आपको पता ही है कि KC के सूत्र में इस्तेमाल होता है यम सिग्मा CBC बटे यम सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ये इस्तेमाल होता है। इसमें आप देख लीजिए तो यम खुद सिग्मा CBC पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल, और सिग्मा CBC ग्रेड पे डिपेंड करता है, सिग्मा ST ग्रेड पे डिपेंड करता है। तो केवल आपको स्टील और कंक्रीट का ग्रेड पता हो, केवल ग्रेड पता हो तो आप KC निकाल लेंगे।
और आरसी भी तो ग्रेड पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको ग्रेड पता है इसका M20 तो आरसी का मतलब क्या होता है, सिग्मा ST बटे सिग्मा CBC, सिग्मा ST बटे सिग्मा CBC। तो सिग्मा ST ग्रेड पे ही डिपेंड करता है। केवल आपको ग्रेड पता हो, ग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा स्टील का, Fe 250, Fe 415। कॉन्क्रीट का क्या होगा, M15, M20, M25, जहाँ तक जाए, ठीक है। तो आपको केवल ग्रेड पता हो तो आप केसी निकाल लेंगे, ग्रेड पता हो तो आरसी निकाल लेंगे, और ये दोनों पता हो तो आप पीसी निकाल लेंगे। यानी आप परसेंटेज में बता देंगे। आपको अगर ये 100, 200 न भी पता हो, साइज न भी पता हो, तो आप बता देंगे कि हाँ इस ग्रेड का अगर कंक्रीट है और इस ग्रेड का स्टील है तो कितना परसेंटेज हम लोग यहाँ पे स्टील की, मतलब इस एरिया का, इस बी और डी का कितना परसेंट हम लोग यहाँ पे, मतलब बी और डी का एक परसेंटेज में निकालोगे तो बी और डी का कितना परसेंट हम लोग यहाँ पे रख देंगे स्टील, तो ये सेक्शन बैलेंस हो जाएगा। ये नहीं पता चल जाएगा तो आपको अगर कोई सेक्शन को पता करना है कि बैलेंस सेक्शन के लिए यहाँ पे कितना स्टील चाहिए परसेंटेज में, तो बड़े आराम से आप इस फार्मूला से निकाल लेंगे कि नहीं, यानी आप पीसी की गणना कर लेंगे कि नहीं। और उसके लिए आपको बी और डी की जरूरत भी नहीं है, केवल ग्रेड पर्याप्त है। और इसीलिए मैंने आपको पिछले टर्न पे दो चार ठे डाटा याद भी करवा दिया था। मैंने एक टेबल लास्ट में अंतिम में मैं एक नोट आपको लिखवाया था, आप याद करिए। मैंने बताया था कि उस नोट में आपको ये सारा चीज़ मैं बता दिया था कि आप ये थोड़ा सा ये निकाल के आप लिख भी लीजिए कि M20 और Fe 250 का अगर कॉम्बिनेशन हो तो परसेंटेज स्टील, इकोनॉमिकल परसेंटेज स्टील यानी पीसी कितना आएगा। मैंने उस टेबल में M15 के लिए, M20 के लिए और M25 के लिए, Fe 250, Fe 415 के लिए इसका जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब M15 Fe 250, M15 Fe 415, M20 Fe 250, समझ रहे हैं ना। मतलब इन सभी कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको पीसी का एक टेबल बनवा दिया था ताकि ये जो भी ये 5-6 डाटा बन रहा है वो आप याद भी रखें कि आपको, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल में M20 Fe 250, M15 मतलब यही सब ग्रेड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप वो याद करिए, वो टेबल मैंने आपको बनवाया भी था, मतलब आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा अगर आपको याद है तो, ठीक है। और तो आपको याद भी होगा कि मैंने M20 और Fe 250 के लिए, मतलब ये अगर ग्रेड हो कंक्रीट का और ये ग्रेड हो स्टील का, तो इसके लिए 1% होता है पीसी का मान। आपको टेबल में ये लिखवा, मतलब बताया था मैंने, आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये पता चल गया कि अगर ये M20 है और Fe 250 है तो इसमें 1% हम स्टील लगा देंगे, 1% यहाँ पे स्टील रखेंगे तो हमारा सेक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप एसटी नहीं निकाल लेंगे। अगर आपको 1% पता चल गया, किसका 1% है, ये बी और डी का 1%, तो बी और डी का 1% आप निकाल नहीं लेंगे। बी और डी का 1%, इसका 1% निकालेंगे, जो आएगा वही एएसटी हो जाएगा। और वो कौन सा एएसटी होगा, वो एएसटी होगा जो यहाँ पर रखने पर लोड बढ़ाएंगे तो ये सिग्मा सीबीसी पहुंचेगा तो ये सिग्मा एसटी पहुंच जाएगा। तो बताओ, क्रिटिकल सेक्शन पता नहीं चल गया, बैलेंस सेक्शन पता नहीं चल गया कि कितना एएसटी रखने पर हमारा ये सेक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका पीसी 1% आया तो पीसी का मतलब क्या होता है, एएसटी बटे बीडी इंटू 100 बराबर 1। तो आपको अगर एएसटी निकालना हो, तो एएसटी बराबर, यहाँ से एस टी नहीं निकल जाएगा। अगर आपको इस समीकरण से एस टी बटे बी डी इंटू 100 बराबर 1 हो गया, ठीक, तो यहाँ से एस टी नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या सीधे आप कर सकते हैं बी डी का 1%, ठीक है, यानी बी डी इंटू 1/100। इसको भी करेंगे तो वही आएगा, एस टी करेंगे तो बी डी इधर जाएगा तो बी डी इंटू 1/100, वही चीज़ यहाँ से भी आएगा, वही चीज़ यहाँ से भी आएगा। समझ रहे बात को। तो इस तरह से आप यहाँ पे पता कर लेंगे कि कितना परसेंटेज स्टील कितना एस टी लगाने पर हमारा ये सेक्शन बैलेंस हो जाएगा। और केवल आपको जानकारी किस चीज़ की चाहिए, तो अगर आपको परसेंटेज में दिखाना है तो आपको ग्रेड, ये साइज भी नहीं चाहिए, केवल ग्रेड चाहिए स्टील का और कंक्रीट का। हाँ, अगर आपको एस टी की मात्रा चाहिए तो आपको ये बताना पड़ेगा, तब बी और डी भी देना पड़ेगा। तो उस बी और डी के लिए आप एसटी की मात्रा निकाल लेंगे, समझे, और आपका सेक्शन बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस को CNA कहेंगे, इसी गहराई को XC से रिप्रेजेंट करेंगे। XC का फार्मूला भी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, KC इंटू डी, और KC का फार्मूला जान ही रहे हैं। तो ये सारा चीज़, मतलब बैलेंस सेक्शन आप पता कर लेंगे कि हमारा सेक्शन कितने स्टील के लिए बैलेंस होगा, ये चीज़ आप पता कर लेंगे। तो बैलेंस सेक्शन का मतलब तो आपको समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन का मैंने गुण आपको क्या बताया कि इसमें P बराबर PC होगा, मतलब इसमें परसेंटेज स्टील जो होगा उसको हम लोग PC से रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं, एक सेकंड, इसमें सबसे पहले तो ये लिखिए कि इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस होगा उसकी गहराई को X को हम लोग XC से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब न्यूट्रल एक्सिस गहराई को X कहते हैं, लेकिन इसमें X को हम लोग XC कहेंगे।
इसमें हम लोग P को PC कहेंगे, C लगा देंगे, परसेंटेज स्टील को इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील या क्रिटिकल परसेंटेज ऑफ स्टील PC से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और इसका अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो, क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको ये आएगा कि सेक्शन बैलेंस है तो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये भी मैं आपको पहले का बता चुका हूँ। इसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का सूत्र होगा RC/BD², और जहाँ पे वेयर आर का जो मान होगा ये होगा वेयर आर इज इक्वल टू 0.5 KC JC और सिग्मा CBC, ये होगा। इस फॉर्मूला से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसके लिए बैलेंस सेक्शन के लिए x को XC लिखेंगे, P को PC लिखेंगे और MR बराबर लिखेंगे RC/BD², जहाँ पे R बराबर 0.5 KC JC सिग्मा CBC। KC का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, m सिग्मा CBC बटे m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, और JC का क्या होता है 1 - KC/3 होता है ना। तो इस तरह से आपका बैलेंस सेक्शन का ये फार्मूला बन गया। चलिए, तो ये चीज़ आपका होता है बैलेंस सेक्शन। तो आपको परिभाषा अब इसका देखो, इसका लिखोगे क्या, तो बैलेंस सेक्शन, चलो लिखने वाला चीज़ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लिखना है, अभी पहले पूरा समझ लीजिए। चलिए अब देखिए दूसरा सेक्शन में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। देखिए ये क्या होता है, देखो ये बताइए सभी लोग कि यहाँ पे आपको मैं एक B और D का आपको बीम दिया हूँ, ठीक। इस बीम के लिए कितना यहाँ पे आप ST लगा दें, ये तो आप बड़े आराम से कितना ST यहाँ पे लगा दें कि सेक्शन बैलेंस हो जाए, ये आपको पता चल जाएगा। मान लो, और कैसे पता चलेगा, पहले आप PC निकाल लेंगे और PC की मदद से आप B और D का जब परसेंटेज पता चल गया तो B और D का परसेंटेज में निकाल लेंगे तो ST की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि ये 4 छड़, मैंने इस B और D वाले बीम में पहले तो PC निकालने के लिए आपको B और D की जरूरत ही नहीं है, तो केवल ग्रेड से ही निकल जाएगा, और बाद में जब आप ST निकालेंगे, PC की मदद से जब ST निकालेंगे कितना ST, तो उसके लिए B और D की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कंक्रीट का ग्रेड दिया है, स्टील का ग्रेड दिया है, B और D दिया है, आपने इन चारों की मदद से ये पता कर लिया कि इतना ST हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हमारा सेक्शन बैलेंस होगा। चलो ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कि 4 छड़, ये मैं बस एक दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, फिगर थोड़ा सा अच्छा दिखे। मान लो 4 छड़ लगाने पर ये सेक्शन बैलेंस हुआ है, एक सर्टेन ग्रेड का और सर्टेन व्यास का 4 छड़ लगाने पर इस B और D वाला बीम बैलेंस हो गया है। चलो ठीक। अब मैं ये बोल रहा हूँ उतने ही B और D वाले बीम में, उसी ग्रेड वाले कंक्रीट में, उसी ग्रेड का, उतने ही व्यास का, अगर आप यहाँ पे 5 छड़ लगा दें, B और D भी सेम है, मतलब मैं B और D को, हमें चूंकि यहाँ पे कंपेयर करना है, हमें यहाँ पे तीनों सेक्शनों को कंपेयर करना है, इसलिए हम लोग ये नहीं कि अगली बार B और D को बदल के समझेंगे, तब कंपेरिजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं अभी आपको समझाने के लिए वही B और D वाला बीम ले रहा हूँ जो आप अभी बैलेंस में डिजाइन किए थे, ठीक है। तो वही B, वही D, वही ग्रेड, वही व्यास, सारा चीज़ वही। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे 4 छड़ की बजाय उसी बीम में, अगर मेरे पास ऑप्शन है अलग से छड़ लगाने का, मैं 5 छड़ लगा दिया, चलो 1 छड़ बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि छड़ ज़्यादा होने पर बीम मजबूत होता है, और जाहिर सी बात है छड़ ज़्यादा लगा दोगे तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस, आपको मतलब मैं आपको बताया था ना कि एरिया बढ़ाओगे तो स्ट्रेस कम होता है, ये बताया था कि नहीं आपको। तो अगर आप यहाँ पे एरिया बढ़ा देंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, यानी अब इसका परमिसिबल उतना जल्दी नहीं पहुँचेगा, यानी ये अगर 7 पे पहुँच भी गया तो ये 140 पे नहीं पहुँचेगा, यानी ये अगर सिग्मा CBC पे पहुँच भी गया तो ये सिग्मा ST पे नहीं पहुँचेगा, ये थोड़ा कम ही रह जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि एरिया बढ़ने पर स्ट्रेस कम होता है। तो आप यहाँ का ना एरिया बढ़ाए हैं, यहाँ का एरिया तो बढ़ाए नहीं कि यहाँ का सिग्मा CBC पे नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ का एरिया अगर आप बढ़ा दिए तो ये जो स्ट्रेस है ये अब सिग्मा ST पे नहीं पहुँच पाएगा, ये 140 पे नहीं पहुँच पाएगा, थोड़ा कम ही रह जाएगा, ये सिग्मा ST से कम ही रह जाएगा अगर आप यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ा दिए तो, एरिया बढ़ा दिए तो, समझ रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपने कहीं ना कहीं नीचे वाले भाग को मजबूत कर दिया। मजबूत करने का मतलब कि अब इसके लोड सहन करने की क्षमता ज़्यादा हो गई। अब पहले जितना लोड पे 4 छड़ पे पहले जितना लोड पे ये सिग्मा ST पे पहुंच गया था, अब उससे भी ज़्यादा लोड जब लगाएंगे तब ये सिग्मा ST पे पहुंचेगा। उस लोड पे अब इसका मान सिग्मा ST से कम ही रह गया, क्योंकि आपको पता है कि एरिया बढ़ाओगे तो स्ट्रेस कम होगा। लोड बराबर स्ट्रेस अपान स्ट्रेस बराबर लोड अपान एरिया, एरिया बढ़ेगा स्ट्रेस कम होगा। तो अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जितना छड़ लगाने पर ये बैलेंस हुआ है उससे ज़्यादा छड़ मैं यहाँ पे लगा दिया, उससे ज़्यादा छड़। तो जब मैं उससे ज़्यादा छड़ यहाँ पे लगा दूंगा तो उस कंडीशन में यहाँ का स्ट्रेस सिग्मा CBC पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ का स्ट्रेस सिग्मा ST नहीं पहुँचेगा।
सोचिए, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंक्रीट परमिसिबल पे पहुंच गया, लेकिन स्टील अभी भी परमिसिबल पे नहीं पहुंचा। ठीक, और अब इसको परमिसिबल पे पहुंचाने के लिए आपको लोड बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप लोड बढ़ाएंगे ये परमिसिबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये तो अभी परमिसिबल पे नहीं पहुंचा है, लेकिन ये अपने परमिसिबल से भी ज़्यादा होगा और तुरंत बीम टूट जाएगा। भले न टूटे, लेकिन WSM में ये अगर इन दोनों में से कोई भी एक अगर अपने परमिसिबल से ज़्यादा हो जाए तो उसको फेल होना माना जाता है कि वो टूट गया, क्योंकि हम लोग क्षमता को इसको सिग्मा CBC मान के चलते हैं और यहाँ सिग्मा ST मान के चलते हैं। आपने यहाँ छड़ बढ़ाया है, इस वजह से ये तो पहुँच चुका है सिग्मा CBC पे, क्योंकि यहाँ तो आपने एरिया चेंज नहीं किया, यहाँ एरिया तो आपने वही रखा है जो पहले था, तो ये सिग्मा CBC पे पहुँच गया। लेकिन ये सिग्मा ST पे नहीं पहुँचा, क्योंकि आपने छड़ों की मात्रा को पहले वाले की तुलना में बढ़ा दिया है। तो जब बढ़ा दिए हैं तो ये सिग्मा ST पे नहीं पहुँचेगा, ये कम ही रह जाएगा, समझे। और आप बढ़ा इसको सिग्मा ST पे आप पहुंचा सकते भी नहीं है, क्योंकि जब आप लोड बढ़ाएंगे तब तो यहाँ का बढ़ेगा, लेकिन लोड बढ़ाएंगे तो ये पहले ही फेल हो जाएगा, तो बीम टूट गया। तो फिर आप ऐसा होता है क्या कि पहले बीम का कंक्रीट टूट गया, उसके बाद इंतजार करेंगे कि बीम का स्टील टूटेगा, स्टील का फेल हो, ऐसा तो होता नहीं है भाई। कंक्रीट फेल कर गया मतलब बीम फेल कर गया, तो अब कहाँ का लोड बढ़ाना, समझे बात को। तो मैं ये बोल रहा हूँ, यानी अभी चलो अभी एक चीज़ और इसमें समझिए, फिगर बनाने का भी थोड़ा सा टेक्निक समझिए, इसमें थोड़ी सी बातें आपको समझानी है। अच्छा, और एक चीज़ और, ये जो मैं डायग्राम बनाया था ना, यहाँ पे सिग्मा ST/m लिखेंगे, क्योंकि ये डायग्राम जो है आपको पता है कि ये इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म सेक्शन के लिए बनाया जाता है, तो यहाँ पे सिग्मा ST/m लिखेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग इसको M/ST नहीं, वो ट्रांसफॉर्म सेक्शन के लिए करते थे, तो यहाँ पे सिग्मा ST/m लिखेंगे। वो सब पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हूँ आपको। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने स्टील की छड़ों को बढ़ा दिया, ये जो डायग्राम मैं बनाया हूँ, ये इसी डायग्राम को यहाँ से मैं कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया हूँ। इसी डायग्राम को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये CNA है, ये CNA है, मतलब ये गहराई XC है, ध्यान से सुन लीजिए, ये CNA है और ये गहराई जो है ये XC है। ठीक, मतलब इसी रेखा को मैं ऐसे आगे बढ़ा दिया हूँ, हाँ ठीक है, और इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे कॉपी किया हूँ। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, और पहले इसमें 4 छड़ें थी, तो 4 छड़ें रहेंगी तो सेम टू सेम यहाँ पे, और ग्रेड वगैरह सब वही था, तो सेम डायग्राम यहाँ बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही छड़ की मात्रा को बढ़ाऊँगा, तुरंत क्या होगा, तुरंत ये होगा कि ये सिग्मा CBC पे, किसी एक लोड पर ये सिग्मा CBC पे पहुँचा था और ये सिग्मा ST पे पहुँचा था, मैंने यहाँ सिग्मा ST/m था तो ये सिग्मा ST पे पहुँचा था। अब जब आपने छड़ बढ़ाया तो तुरंत क्या होगा, ये सिग्मा ST/m से कम हो जाएगा, मतलब यहाँ का जो स्ट्रेस है वो सिग्मा ST से, देखो मैं जब स्टील की छड़ की बात करूँगा ना तो मैं सिग्मा ST ही बोलूँगा, लेकिन जब मैं इक्विवेलेंट एरिया पे बोलूँगा, ट्रांसफॉर्म एरिया पे बोलूँगा, तो मैं सिग्मा ST/m बोलूँगा, तो उस पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब यहाँ का स्ट्रेस सिग्मा, स्टील का जो स्ट्रेस है वो सिग्मा ST से कम ही रह गया। यानी अगर ये लंबाई, मतलब ये लंबाई अगर सिग्मा ST को दर्शा रही है, तो अगर, और उसी चीज़ को मैं यहाँ कॉपी किया हूँ, तो ये लंबाई अगर सिग्मा ST को दर्शा रही है, तो सिग्मा ST से कम के लंबाई को दर्शाने के लिए थोड़ा सा हमको, क्योंकि हमको इस तीर को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को ना, इस तीर को हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको फिगर बनाने का तरीका बता रहा हूँ, तो इस तीर को जब हम थोड़ा सा कम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो तीर है ये दर्शा रहा हो, ठीक है, तीर की शुरुआत, ठीक है, ये लंबाई जो है ये यहाँ से यहाँ तक अगर सिग्मा ST को दर्शा रहा हो, तो थोड़ा सा कम को दर्शाने का तरीका क्या है, ठीक है, कि यहीं से यहाँ तक ये दर्शाए, यहाँ से यहाँ तक का जो तीर है ये अब दर्शाएगा थोड़े कम वाले को, समझ रहे हैं। तो ये बताइए, ये सिग्मा CBC पे ही पहुँचा रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो सिग्मा CBC पे पहुँचा ही रहेगा, तो ये चीज़ ऊपर तो सिग्मा CBC लिखना ही पड़ेगा, लेकिन नीचे का ये जो स्ट्रेस है ये सिग्मा ST पे नहीं पहुंचा है, ये अभी सिग्मा ST से कम है। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ का स्ट्रेस डायग्राम बनाएं तो रियलिटी में इस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम ये बिंदु इस बिंदु से ना मिलेगा, ये क्योंकि ये तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं। हम अभी इसी डायग्राम को यहाँ कॉपी किए थे, इसलिए हम ऐसा बनाए थे। स्ट्रेस डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है बताइए? तरीका ये होता है कि आप एक रेखा खींचिए, ऊपर यहाँ पे स्ट्रेस दिखाइए, नीचे यहाँ पे स्ट्रेस दिखाइए और लीनियरली उसको ऐसे मिला दीजिए। यही तो स्ट्रेस डायग्राम बनाने का तरीका होता है। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेस यहाँ पे आया रहे, जो स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा है उसको लीनियरली ऐसे मिला देंगे, स्ट्रेस डायग्राम हमारा बन जाएगा। ये डायग्राम को बनाने का तरीका होता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ सिग्मा CBC पहुँचा है, यानी जो लेंथ यहाँ रहेगा वही लेंथ यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ सिग्मा ST नहीं पहुँचा है, यहाँ सिग्मा ST से कम है, यानी यहाँ का तीर थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन कंपेयर
कंपेयर करने के लिए मैं उस डायग्राम को पहले यहाँ पे रेडी रखा हुआ हूँ, ताकि मुझे पिछले वाले से कंपेयर कर सकूँ मैं कि अंडर ओवर इन्फोर्ड में क्या चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है। ठीक, ये डायग्राम इसी डायग्राम का यहाँ पे है, मतलब ये चीज़ जो है ये सिग्मा ST/m है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तीर थोड़ा सा कम ही रह जाएगा, क्योंकि अब यहाँ का स्ट्रेस कम है मानी। ठीक है, तो अब आप रियल में इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो ये तीर ये ऐसे आके ठीक है, आपको इस बिंदु से मिलाना है, क्योंकि स्ट्रेस इतना यहाँ नहीं पहुँचा है, यहाँ स्ट्रेस इतना ही पहुँचा है। तो जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो ये यहाँ से तो जाएगा नहीं, थोड़ा सा नीचे से होके जाएगा। ध्यान से देखिए, जाहिर सी बात है। और नीचे का यहाँ पे डॉटेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है इसके नीचे डॉटेड कर देंगे। तो अब आप बड़े गौर से देखिए, तो पहले अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इसको आप कहेंगे, इसको अगर आप कहेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन ये तो क्रिटिकल सेक्शन के लिए था। इस बीम का भाई इसका एक्चुअल सेक्शन तो ये वाला है ना, जिसमें 5 छड़े लगाए गए हैं। तो इसका न्यूट्रल एक्सिस देखिए कहाँ चला गया, आप ध्यान से देखिए। इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तक जो स्ट्रेस है वो सब कंप्रेशन वाला है। ये पूरा स्ट्रेस कंप्रेशन है। ये डायग्राम को आप गौर से देखिएगा, ये कंप्रेशन का डायग्राम है, न कि ये काला वाला, ये रेड वाली रेखा खींचा हूँ, ये कंप्रेशन वाला डायग्राम है। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, ये डायग्राम कंप्रेशन वाला डायग्राम है, दिख रहा है ना आपको क्लियर। तो ये कंप्रेशन वाला डायग्राम है। ठीक है, तो अब जहाँ पे ये कट करता है इस सीधी वाली रेखा को, उसी के बाद वहीं पर न्यूट्रल एक्सिस होता है। जैसे यहाँ पे कट किया था तो यहाँ न्यूट्रल एक्सिस अब ये वाला रेखा कहलाएगा। यानी आप गौर से देखिए, तो ये न्यूट्रल एक्सिस को मैं थोड़ा सा बीम तक बढ़ा दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रल एक्सिस आपका बना है, इसको हम लोग नाम देंगे ANA, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि रियल में इस बीम का यही है। रियल में इस बीम के लिए CNA तो खाली एक दिखाने की बात है इस बीम के लिए। ठीक है, यहाँ पे इस बीम का अपना जो न्यूट्रल एक्सिस है, माने जिस जगह पे इसका स्ट्रेस 0 होगा और उसके ऊपर कंप्रेशन होगा, नीचे टेंशन होगा, वो जगह इसका ये है, इस बीम के सेक्शन में ये जगह है, यानी इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है। तो आप अब एक चीज़ और गौर से देखिए कि इस चीज़ को हम लोग कहते हैं अगर XC, इस चीज़ को अगर हम लोग XC कहेंगे, और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को तो X ही कहेंगे भाई, इसको तो X ही कहेंगे। तो आपको साफ दिखा कि X इज ग्रेटर देन XC, दिख रहा है कि नहीं बताओ, X इज ग्रेटर देन XC। ठीक, और स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो इस स्ट्रेस को हम लोग केवल रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा S से, क्योंकि ये सिग्मा S है, सिग्मा S स्टील का स्ट्रेस, या सिग्मा S/m कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इक्वलेंट वाले में हम लोग इसको सिग्मा S/m लिख देंगे। तो ये जो है थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग सही से लिख लीजिएगा, ये सिग्मा S/m है, जबकि ये स्ट्रेस जो है ये सिग्मा ST/m है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक सिग्मा ST/m है, और यहाँ से यहाँ तक सिग्मा S/m है, और ऊपर सिग्मा CBC है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब यहाँ पे ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में देखिए, अब ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या क्या इसकी खासियतें होती हैं। तो पहली खासियत, कंक्रीट में सिग्मा CBC तक पहुँच जाता है, स्ट्रेस पहुँचा रहता है। स्टील में स्ट्रेस सिग्मा ST से कम रहता है, यानी यहाँ परमिसिबल पहुँचता है, यहाँ परमिसिबल नहीं पहुँचता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप स्टील की छड़ों की मात्रा को बैलेंस के लिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा दे देते हैं। बात को समझिए, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, हद से ज़्यादा, मैं पहले ही शुरुआत में बोल रहा था, ओवर रिइंफोर्स्ड, स्टील की छड़ों की मात्रा ओवर कर दिया आपने, मतलब बैलेंस के लिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा दे दिया, तो उसका असर ये पड़ेगा कि यहाँ तो सिग्मा CBC पहुँचेगा ही किसी न किसी लोड पर, लेकिन जिस लोड पर यहाँ सिग्मा CBC पहुँचेगा उस लोड पर यहाँ पे सिग्मा ST नहीं पहुँचेगा, यहाँ सिग्मा S पहुँचेगा, और सिग्मा S यहाँ पे लेस देन होगा सिग्मा ST से, यानी यहाँ पे परमिसिबल नहीं पहुँचेगा, यानी कंक्रीट फेल हो जाएगा और स्टील फेल होगा ही नहीं। लोड बढ़ाओगे तो किसी ना किसी एक बढ़ते बढ़ते किसी ना किसी लोड पर कंक्रीट फेल हो जाएगा, लेकिन स्टील फेल होगा ही नहीं। तो उस सेक्शन को हम लोग कहेंगे ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, यानी ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील की मात्रा बैलेंस सेक्शन वाले स्टील की मात्रा से अधिक होती है, यानी इसमें जो परसेंटेज स्टील होता है एक ग्रेटर देन PC होता है। देखो यहाँ पे PC से ज़्यादा नहीं है परसेंटेज स्टील ग्रेटर देन PC होता है। यहाँ पे AST, इस वाले AST
से ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा एस जो है वो लेस देन सिग्मा एस टी होता है, ठीक। और यहाँ पे जो एक्स होता है वो ग्रेटर देन एक्स सी होता है। ध्यान से देख लीजिए, एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन एक्स सी होता है। यहाँ पे जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो नीचे होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के, ये नीचे होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के। अब जानते हो कंपटीशन में ये जितनी बातें मैं लिख रहा हूँ इन सब पे घुमा घुमा के क्वेश्चन देते हैं सब। आपको मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन, देखिएगा इस तरह से घुमा के क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि बताओ ओवर इनपुट सेक्शन में किसमें परमिसिबल स्ट्रेस पहले पहुंचता है? जवाब है कंक्रीट में। फिर क्वेश्चन आता है कि ओवर इनपुट सेक्शन में सी एन ए ऊपर होता है कि एन ए ऊपर होता है? ये भी जब क्वेश्चन आता है तो जाहिर बात है एन ए नीचे होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि ओवर इनपुट सेक्शन में यक्स और एक्सी में क्या संबंध होता है? यक्स ग्रेटर देन एक्सी होता है कि यक्स लेस देन एक्सी होता है? ये आता है। फिर क्वेश्चन आता है कि सिग्मा एस लेस देन सिग्मा एस टी होता है माने परमिसिबल से कि ग्रेटर देन होता है? ये सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के 50 तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं सब, और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। समझे रहेंगे तो चाहे दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। एक बार देखो, मेरा यही तरीका होता है, एक बार ढंग से पढ़ लो, क्वेश्चन का हेडेक मतलब। बहुत बच्चे देखो, बच्चों का कंपटीशन क्यों नहीं क्रैक हो पाता है? बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है, सीधे क्वेश्चन देखेंगे, अरे अगली बार ये पूछा, सोचेंगे चलो इसका आंसर ये, और अगली बार घुमा दिया तो कहेंगे अरे ये क्या पूछ दिया। यार एक बार ढंग से पढ़ लो चीज़ों को, तो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप बाद में भी, लेकिन उसके बाद कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप अगर एक बार ढंग से पढ़े हुए हैं तो आपको आ जाएगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस खाली आपको स्पीड बढ़ाने के लिए करना है ताकि आप जल्दी से उस क्वेश्चन को लगा सकें, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर जरूर करना चाहिए, तभी क्वेश्चन लगाओ और उसके बाद आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका समझ में आया कि ओवर इनपुट सेक्शन क्या होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंजीनियर इस सेक्शन को अच्छा मानेगा कि नहीं मानेगा? तो इसका जवाब है नहीं मानेगा। जानते हो क्यों? इसलिए नहीं मानेगा कि देखो, स्टील होता है डक्टाइल मटेरियल और कंक्रीट होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल माने इसका अचानक फेल होता है, और स्टील डक्टाइल होता है मतलब इसका फेल मतलब ये जब परमिसिबल से ज़्यादा होगा उसके बाद अभी ये डक्टाइल है, अभी खिंचाएगा बीम लटकेगा, मतलब ये डक्टाइल मटेरियल होता है। इतना जल्दी सडन फेल्योर इसमें नहीं होता है, अचानक फेल नहीं करता है। तो ये बताओ, अगर आप ओवर इनपुट सेक्शन बना रहे हैं मतलब स्टील की छड़ों की मात्रा को ज़्यादा रख रहे हैं बैलेंट वाले से, तो जब भी फेल्योर होगा कंक्रीट का होगा, और कंक्रीट ब्रिटल है, पहले कंक्रीट का फेल होगा और कंक्रीट ब्रिटल है, मतलब स्ट्रक्चर अचानक फेल कर जाएगा, बीम अचानक फेल कर जाएगा। तो अचानक फेल कर जाएगा तो आपको संभलने का गुंजाइश नहीं मिलेगा, मतलब अचानक। जबकि यहीं पहले अगर स्टील फेल होता तो स्टील अचानक फेल नहीं होता है, वो पहले आपको इंडिकेट करेगा, समय देगा, आपको दिखने लगेगा कि हाँ अब ये फेल होने वाला है, इसमें परमिशन जब पहुँच जाएगा तो आपको दिखेगा कि हाँ बीम लटक रहा है, वो आपको टाइम देगा। समझे बात को? तो इससे जान माल की हानि कम होगी। तो सिविल इंजीनियरिंग में हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि अचानक फेल होने की संभावना को रहने दें, ठीक है भाई। फेल हो तो थोड़ा सा हमें समय दे दे, समझे बात को? इसीलिए इंजीनियर जो है रिस्क को ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन को प्रीफर नहीं करता है, और इसमें कॉस्ट भी बढ़ता है, जाहिर सी बात है, स्टील की छड़ें ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका ओवर इनपुट सेक्शन में होता है। तो इसको आपको लिखना है, इस सेक्शन को भी देखिए कैसे नोट होगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे आप लिखना पड़ेगा ओवर इनपुट सेक्शन। देखो एक्स इज ग्रेटर देन एक्सी, ये दोनों बात याद रखिएगा, एक्स इज ग्रेटर देन एक्सी और एन ए बिलो सी एन ए, ये भी जरूर याद रखिएगा, एन ए बिलो सी एन ए। देखो कंपटीशन में करते क्या है ना, घुमाते हैं। तब कभी पूछेगा कि बताओ एन ए नीचे होता है सी एन ए के, और कभी पूछेगा कि बताओ सी एन ए ऊपर होता है एन ए का। तो ये दोनों चीज़ सेम ही है। देखो एन ए को नीचे कहो सी एन ए के, या सी एन ए को ऊपर कहो एन ए के, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसमें एन ए नीचे होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस नीचे होता है ओवर इनपुट सेक्शन में, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऊपर होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, तो इसमें ये ओवर इनपुट सेक्शन की खासियत क्या हुई? एक्स इज ग्रेटर देन एक्सी, पी इज ग्रेटर देन पी सी, ठीक। एक और लिखा सकता है सिग्मा एस इज लेस देन सिग्मा एस टी, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन वो डायग्राम में चूंकि दिख रहा है, इसमें सिग्मा एस इज इक्वल टू सिग्मा एस टी, यहाँ सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी, यहाँ सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी है, लेकिन सिग्मा एस जो है वो लेस देन है सिग्मा एस टी। ये आपको समझना, तो वो तो डायग्राम में दिख ही रहा है। और एन ए बिलो सी एन ए, ये भी आपको दिख ही रहा है, एन ए सी एन ए के नीचे है। तो हर चीज़ नहीं लिखना है, कुछ चीज़ डायग्राम में तो दिख ही रहा है। एक्स इज ग्रेटर देन एक्स सी है, पी इज ग्रेटर देन पी सी है, ठीक है। एम आर इज इक्वल टू, हाँ इसमें एम आर के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे ये आपको बताना है। एम आर निकालेंगे हम लोग इसमें, चूंकि देखो इसमें पहले फेल्योर हो रहा है कंक्रीट का, तो हम लोग सूत्र कंक्रीट वाला ही लगाएंगे। मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? बीम की क्षमता होती है। तो चूंकि फेल्योर पहले कंक्रीट का हो रहा है तो हम लोग सूत्र कंक्रीट वाला लगाएंगे, ना कि स्टील वाला, क्योंकि ये तो सिग्मा एस टी पे पहुंच ही नहीं रहा है ना। तो हम लोग सूत्र यहाँ पे कंक्रीट वाला ही लगाएंगे। तो एम आर इज इक्वल टू आर बी डी स्क्वायर लिखेंगे, और आर का मान कैसे निकालेंगे? तो आर का मान निकालेंगे 0.5
यहाँ पे के सी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस यक्स है, तो यक्स बराबर के डी होता है, तो यहाँ पे 0.5 के जे और सिग्मा सी लिखेंगे कि सिग्मा सी बी सी लिखेंगे, तो इसका सही जवाब है सिग्मा सी बी सी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पहुंच चुका है ना सिग्मा सी बी सी पे। तो ये इसका सूत्र हो गया एम आर बराबर 8 बी डी स्क्वायर। आप चाहें तो एम आर बराबर वो वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, टी इंटू जेड वाला, ये सी इंटू जेड से आता है ना, सी इंटू जेड याद है ना, और आप चाहें तो टी इंटू जेड वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन जब टी इंटू जेड वाला लगाएंगे तो सूत्र में आपको सिग्मा एस लिखना पड़ेगा, मतलब इस स्ट्रेस की जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो आपको सिग्मा एस ए एस टी इंटू जे डी, इससे भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सिग्मा एस की जानकारी होनी चाहिए। तो चूंकि सिग्मा एस जो है वो आपको अब समरूप त्रिभुज से करके निकालना पड़ेगा, तो उससे अच्छा रहेगा कि चूंकि ये तो सीधे ग्रेड से पता चल जाता है सिग्मा सी बी सी, तो अच्छा ये रहेगा कि इसमें आप लोग ये वाला सूत्र लगाएं। तो जब भी ओवर इन्फ्लो सेक्शन आए तो एम आर निकालने के लिए ये सूत्र लगाओ, जब भी बैलेंस सेक्शन आए तो एम आर निकालने के लिए ये सूत्र लगाओ, ठीक है। ये तो सबसे आसान सूत्र है, क्योंकि के सी जे सी सब फिक्स होता है इसमें, और सिग्मा सी बी सी फिक्स चीज होता है, केवल ग्रेड पर डिपेंड करता है। तो एम आर बराबर आर सी बी डी स्क्वायर और एम आर बराबर आर बी डी स्क्वायर ओवर इन्फ्लो सेक्शन के लिए, जहाँ पे आर बराबर 0.5 के जे सिग्मा सी बी सी। ये समझ में आया? चलो इसमें जैसे ये भी सब लिख देना अच्छा रहेगा कि इसमें सिग्मा एस जो है वो लेस देन सिग्मा एस टी होता है, सिग्मा सी जो है वो इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी होता है, ठीक। एक चीज़ और आप इसमें लिख सकते हैं कि ए एन ए बीलो सी एन ए होता है, ए एन ए बीलो सी एन ए, जितना लिख दोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये कॉमा लगा के मतलब आप इसको लिख लीजिएगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, वह सेक्शन जिसमें स्टील की मात्रा बैलेंस सेक्शन के स्टील की तुलना में ज़्यादा हो उसे ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं, ठीक। फिर ये फिगर बना दीजिए, उसे ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। अतः इसमें कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस स्टील से पहले ही पहुंच जाता है। क्या लिखेंगे, वह सेक्शन जिसमें स्टील की मात्रा बैलेंस सेक्शन की तुलना में बैलेंस सेक्शन वाले स्टील की मात्रा से अधिक हो, जिससे इसमें कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस स्टील से पहले ही पहुंच जाता हो, उसे ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। हो गया। फिर ये फिगर बनाइएगा, फिर ये एक्स ग्रेटर देन एक्सी, पी ग्रेटर देन पी सी, सिग्मा एस लेस देन सिग्मा एस टी, सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी, ए एन ए बिलो सी एन ए, ठीक है, और एम आर बराबर आर बी डी स्क्वायर, आर का ये सूत्र लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो गया ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो और जब इसका डिफिनीशन आप लिखिएगा तो नीचे नोट में एक बात लिख दीजिएगा कि चूंकि इस सेक्शन में कंक्रीट का फेल्योर स्टील से पहले होता है, चूंकि कंक्रीट ब्रिटल पदार्थ है, अतः ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन का डिजाइन ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन का डिजाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट में इसी को लिख दिएगा। देखो आपको लिखना एग्जाम में कॉपी पे ऐसे है, बैलेंस लिख के और फिर ये फिगर मतलब इसका परिभाषा लिख के ये फिगर केवल बनाना है, और नीचे फिगर जब बन जाएगा तो ये सारा चीज़ लिख देना है, ओवर का लिख के और परिभाषा लिख के, और तब ये फिगर बनाना है और तब आपको ये लिखना है, ठीक है। लिखना तीनों का अलग अलग है, मैं समझाने के लिए एक ही साथ फिगर बना दिया हूँ। चलिए अब देखिए अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन क्या होता है। देखिए अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन नाम से ही क्लियर है, इसमें स्टील की छड़ों की मात्रा आप थोड़ी कम रखेंगे, मतलब जितना स्टील की छड़ यहाँ पे लगाए हैं उससे कम स्टील का छड़ आप यहाँ पे लगाइए। तो चलो 4 छड़ अगर मैं यहाँ पे लगाया हूँ, गिवन बी, गिवन डी, गिवन ग्रेड और गिवन ग्रेड, ठीक है, और यहाँ पे एक डाया है, स्टील की छड़ों की मात्रा है, सब कुछ सेम रखा हूँ, केवल स्टील की छड़ों की मात्रा को थोड़ा कम कर दिया हूँ। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 छड़ कर दिया हूँ, ठीक है। फिगर बनाते समय सब सावधानी रखेंगे कि यहाँ पे 4 दिखाए हैं तो यहाँ पे 5 दिखाइए, यहाँ पे 3 दिखाइए, रटिएगा नहीं कि यहाँ पे 5 और 3 होगा, वो तो खाली एक दिखाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे बस कम से मतलब है, यहाँ पे मैं स्टील की छड़ों की मात्रा को कम कर दिया। अब देखो छड़ों की मात्रा को मैं कम करूँगा तो एरिया कम स्ट्रेस ज़्यादा, एरिया कम स्ट्रेस ज़्यादा। तो ये बताओ अगर पहले किसी एक लोड पे ये पहुंचा था, यहाँ पे 4 छड़ था तो ये पहुंचा था सिग्मा सी बी सी, ये पहुंचा था सिग्मा एस टी। अब आपने इसकी मात्रा को कम कर दिया तो ये तो सिग्मा एस टी से भी ज़्यादा हो जाएगा उस लोड पर, लेकिन सिग्मा एस टी से ज़्यादा तो अलाउ होता नहीं है। तो आपको थोड़ा सा लोड यहाँ पे कम करेंगे, थोड़ा सा लोड कम करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो लोड कम करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो सिग्मा एस टी से भी ज़्यादा हो रहा था वो धीरे धीरे सिग्मा एस टी पे आ जाएगा, लेकिन ये तो सिग्मा सी बी सी से भी कम हो जाएगा। बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सर्टेन लोड पर इसके पहले इस वाले में एक सर्टेन लोड पर ये पहुँचा था सिग्मा सी बी सी और ये पहुँचा था सिग्मा एस टी,
ठीक। अब आपने यहाँ पे स्टील की छड़ को अचानक एक छड़ निकाल दिया, तो जब आप एक छड़ कम कर दीजिए तो ये एरिया तो आपने घटाया नहीं, तो ये तो सिग्मा सीबीसी पे रहेगा, लेकिन यहाँ का स्ट्रेस सिग्मा एसटी से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया कम तो स्ट्रेस ज़्यादा, तो लेकिन सिग्मा एसटी से ज़्यादा अलाउ है नहीं, तो इसको सिग्मा एसटी पे लाने के लिए क्या करेंगे, लोड को कम करेंगे। लेकिन तो जब लोड घटाएंगे तो यहाँ का स्ट्रेस भी तो डाउन होगा, तो यहाँ सिग्मा सीबीसी है, यहाँ सिग्मा एसटी से भी ज़्यादा है, इसको आपको सिग्मा एसटी पे लाना है कम करके, तो ये तो चलो सिग्मा एसटी पे आ जाएगा, लेकिन तब ये भी तो कम हो जाएगा, लोड कम होगा तो स्ट्रेस नहीं कम होगा ऊपर वाला, तो वो तो सिग्मा सीबीसी से भी कम हो जाएगा, यानी यहाँ कम हो जाएगा सिग्मा सीबीसी से भी। हाँ, यहाँ सिग्मा एसटी धीरे धीरे कभी ना कभी आप लोड को कम करके यहाँ सिग्मा एसटी ला देंगे, यानी अल्टीमेट कंडीशन क्या मिला, मतलब जो स्ट्रेस अल्टीमेट मिला दोनों में से किसी भी एक में परमिसिबल पहुंच जाए तो हमको वहीं पर रुक जाना होता है, ठीक है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ना होता है, क्योंकि बीम को फेल मान लिया जाता है। तो अल्टीमेट कंडीशन क्या मिला कि ये पहुंचा सिग्मा एसटी और ये पहुंचा सिग्मा सी, और सिग्मा सी का मान सिग्मा सीबीसी से कम है, समझे बात को। तो मैं अभी क्या किया कि इसी डायग्राम को यहाँ पे कॉपी कर दिया, यहाँ पे इसी सी एन ए को यहाँ पे दिखाया, लेकिन सी एन ए इसके लिए न्यूट्रल एक्सिस नहीं होगा, वो समझ लीजिएगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसमें फिगर कैसे बनेगा, देखो मैं यहाँ पे तीर जरा सा लगा दूँ, ठीक है, ये जो लेंथ है ये दिखा रहा है सिग्मा एस टी बटे एम को, और अभी भी इसमें सिग्मा एस टी बटे एम ही रहेगा, क्योंकि अंडर वाले में मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ तो आपको परमिसिबल पे पहुँचाना ही है, लेकिन यहाँ जब आप परमिसिबल पे पहुँचाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, बताया हूँ अभी क्यों हो जाएगा। तो यानी अगर ये तीर की लंबाई, ये लंबाई इसके बराबर है, तो अगर ये लंबाई सिग्मा सीबीसी को दर्शा रही है, तो अभी फिलहाल इस बीम का सिग्मा सीबीसी तक तो पहुँचा नहीं है, यानी इस बीम का जो स्ट्रेस होगा वो यहीं तक होगा, यहीं तक होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा कम दिखाना है बस। यानी अगर इस लंबाई को मैं कहूँ, इस लंबाई को मैं सिग्मा सी बोल रहा हूँ, सिग्मा सी, जबकि ये जो पूरा लंबाई है ये सिग्मा सी बी सी है, जो इसके लिए है ही नहीं, वो खाली मैं दिखाने के लिए ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो ये यहाँ से यहाँ तक सिग्मा सी है, जबकि सिग्मा सी बी सी है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक सिग्मा सी है। और डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है कि नीचे वाले स्ट्रेस को ऊपर वाले स्ट्रेस से मिलाओ और बीच में न्यूट्रल एक्सिस पता चल जाएगा। तो अब आप अगर ये पहले से थोड़ा सा छोटा हो गया तो इस छोटे वाली रेखा को पहले आप इसको इससे मिलाए थे तो यहाँ कट किया था, लेकिन जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो ये इससे थोड़ा ऊपर ही कट करेगा कि नहीं बताओ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ले आइए। अब मैंने रियलिटी में इसका जो स्ट्रेस वाला डायग्राम होगा वो ये वाला होगा, यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से डॉटेड और यहाँ से होके यहाँ पे ऐसे होके ऐसे आएगा, समझे बात को, ठीक है। यानी रियलिटी में इसका जो स्ट्रेस डायग्राम होगा वो यही वाला होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। इसको आप संभव होगा तो ये डायग्राम इसके लिए, मतलब गाढ़ा तो खैर इसको बनाएंगे, लेकिन इधर का ये डायग्राम इसके लिए होगा ही नहीं, वो खाली यहीं तक इसके लिए होगा। ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, फिर ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और फिर ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। ये इतना दूर आप खाली भी ऐसे खाली रेखा दिखा दीजिएगा, उसमें आप ऐसे मतलब ये डायग्राम में वो मत दिखाइएगा, क्योंकि रियलिटी में तो ये यही वाला है। बात समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा आपको। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ अपने आप में कि आपको हर चीज़ एकदम बेहतरीन समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इसको तो आप कहते थे एक्सी, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसका आपने नाम दिया था सी एन ए, ठीक है, इसका आपने नाम दिया था सी एन ए, यहाँ लिख दूँ क्या, सी एन ए। लेकिन इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है ये तो ऊपर चला गया, यहाँ पे है ना इसका न्यूट्रल एक्सिस, देखो, ठीक। तो इसका जो ए एन ए है, यानी इसका जो ए एन ए होगा, ए एन ए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये तो ऊपर चला गया, ए एन ए, ठीक। और इसका जो न्यूट्रल एक्सिस की गहराई होगी, भाई एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की गहराई को तो आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो एक्स ये होगा, ठीक है। तो अब देखो, यानी इसमें ठीक है, तो इस सेक्शन को हम लोग नाम देंगे, कौन सा सेक्शन, तो इसको नाम देंगे अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अल्प प्रबलित, मतलब इसमें नाम में ही लिखा हुआ है अल्प प्रबलित, यानी कि इसमें छड़ों की मात्रा थोड़ी कम होगी, जाहिर सी बात है। तो देखो, तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या समझे आप कि इसमें छड़ों की मात्रा कम है, छड़ों की मात्रा कम होने से जो मेन असर पड़ा, इसमें ये असर पड़ा कि ए एन ए एबव सी एन ए है, इसमें ए एन ए बिलो सी एन ए था, इसमें ए एन ए एबव सी एन ए है, माने ए एन ए सी एन ए के ऊपर है, उस वजह से इसमें एक्स इज लेस देन एक्स सी है। माने कभी भी एक्स लेस देन एक्स सी हो तो आप समझ लीजिए सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, तो एक्स लेस देन एक्स सी है। इसमें पी लेस देन पी सी होगा, यहाँ पे आप परसेंटेज निकालेंगे तो पी सी से तो कम ही आएगा, पी लेस देन पी सी होगा, ठीक। यहाँ पे सिग्मा एस बराबर सिग्मा एस टी होगा, सिग्मा एस बराबर सिग्मा एस टी होगा, लेकिन ठीक है, लेकिन सिग्मा सी बी सी, सिग्मा सी लेस देन सिग्मा सी बी होगा, ये सिग्मा सी लेस देन सिग्मा सी बी सी है, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और, अब इसके बाद का जो चीज़ लिखना है, जो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखा हूँ उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
मतलब इसके नीचे यहाँ पे जो चीज़ लिखना है, एक चीज़ और लिखना है यहाँ पे कि इसमें ए एन ए, इसमें इधर से यहाँ लिख रहा हूँ, इसमें ए एन ए एबव सी एन ए होगा, ए बब सी एन ए होगा, ये भी आपको याद रखना है। या अगर उल्टा कहा जाए तो सी एन ए बिलो ए एन ए होगा, मतलब ऐसे ए एन ए सी एन ए के ऊपर कहो, चाहे सी एन ए के नीचे कहो, ठीक है। घुमाएंगे सब एग्जाम में, याद रखिएगा, तो आपको गलती नहीं करना है। ए एन ए बब सी एन ए होगा, ठीक है। तो ये सब गलती नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, ए एन ए बब सी एन ए और एम आर का आप सूत्र देख लो, इतना ही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम आर का फार्मूला, तो अब देखो इसमें फेल कौन हो रहा है, पहले स्टील फेल हो रहा है कि नहीं, मतलब पहले परमिसिबल स्टील में पहुंच रहा है, कंक्रीट में तो परमिसिबल अभी पहुंचा ही नहीं। एक लोड बढ़ाते गए सिग्मा एस टी पहुँच गया, लेकिन सिग्मा सी जो है वो अभी सिग्मा सी बी सी से भी कम है, मतलब ये अब अभी ये 140 पे पहुंच गया। मान लो ये M20 है या फिर 250 है, तो ये 140 पे पहुंच गया, लेकिन ये अभी 7 पे पहुँच में नहीं किया, ये अभी 5.5 पे है, 6 पे है, यानी स्टील फेल हो गया, ठीक है। यानी हम लोग जब इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम लोग जो पहले फेल हो जाए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस माने उसी के हिसाब से उसका क्षमता निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो एमआर में हम लोग टी इंटू जेड वाला सूत्र ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टी इंटू जेड वाला सूत्र प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टी इंटू जेड का मतलब यहाँ पे सिग्मा एस टी ए एस टी, लेकिन जे सी नहीं करेंगे, जे डी ही करेंगे, ठीक है। यहाँ भले हम सिग्मा, देखो यहाँ रियलिटी में मैं आपको सूत्र लिखवाया था, तो यहाँ लिखवाया था सिग्मा एस ए एस टी इंटू जे डी, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिग्मा एस टू सिग्मा एस टी हो ही चुका है, तो सिग्मा एस टी इंटू जे डी। जैसे यहाँ पे मैं आपको आर का सूत्र लिखवाया था 0.5 के जे सिग्मा सी, लेकिन सिग्मा सी तो सिग्मा सी बी सी हो ही गया था यहाँ पे, उसी तरह से तो यहाँ पे सिग्मा एस टी इंटू जे डी। जे कैसे निकलेगा, तो जे निकलेगा के से 1 माइनस के बाई 3, और के कैसे निकलेगा, तो के निकलेगा एक्स बराबर के डी से। यहाँ पे एक्स ही नहीं, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। एक्स का मान उस तरीके से न्यूट्रल नहीं होता है द्विघात समीकरण वाला, बी एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर एम एस टी डी माइनस एक्स, उससे एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब अब वो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको सारा चीज़ एकदम क्लियर करूंगा कि कैसे सॉल्व होगा, समझे बात को। हाँ, अगर आपको कॉन्क्रीट वाले से निकालना होगा, मान लो कि आपको मन करेगा नहीं हम सिग्मा सी वाले से ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालें, तो निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आंसर सेम आएगा, आप उससे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं सी इंटू जेड, लेकिन आप सी इंटू जेड करेंगे तो आपको यहाँ पे आर बी डी स्क्वायर करना पड़ेगा, और आर के जगह पे तब आप सिग्मा आर के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 0.5 के जे सिग्मा सी बी सी नहीं, सिग्मा सी याद रखिएगा बी डी स्क्वायर, ठीक। तो आपको ये सिग्मा सी पता करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा सी पता करने के लिए समरूप त्रिभुज वगैरह का यूज करना पड़ेगा। इस त्रिभुज में ये जो आपको छोटा वाला यहाँ त्रिभुज दिख रहा है ना, और नीचे बड़ा वाला त्रिभुज, रियलिटी में ये त्रिभुज है, देख लो। तो इस त्रिभुज आपको समरूप का यूज करके सिग्मा सी निकालना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है, क्योंकि ये तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये तो सीधे ग्रेड पे डिपेंड करता है सिग्मा एस टी, इसलिए अच्छा ये रहेगा कि आप इस सूत्र का प्रयोग करें, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन में अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम लोग टी इंटू जेड वाले का यूज करते हैं, ओवर इन्फोर्स सेक्शन में निकालना होता है तो सी इंटू जेड का यूज करते हैं, और सी इंटू जेड करेंगे तो ये आता है, ये आपको पता ही है। और बैलेंस का तो बहुत आसान है, बस सी लगा देंगे और सूत्र में ये प्रयोग करेंगे, तो ये आपको समझ में आया। अब देखो, अब इसको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझिए। देखो, इसमें ये बताओ, कंक्रीट का फेल्योर बाद, मतलब पहले फेल हो रहा है स्टील और बाद में फेल हो रहा है कंक्रीट, तो इंजीनियर इसको प्रीफर करेगा कि नहीं करेगा, आप बताइए। इस सेक्शन के को प्रीफर करेगा कि नहीं, तो सही जवाब है हाँ, इस सेक्शन को प्रीफर करेगा, क्योंकि पहले जो पदार्थ फेल हो रहा है वो डक्टाइल है, ठीक है। यानी जब लोड बढ़ता जाएगा तो किसी एक सर्टेन लोड पर ये पहले फेल करेगा, यानी ये इसमें डिफ्लेक्शन आने लगेगा, और स्टील तुरंत फेल तो होता नहीं है, छड़ें लटकेंगी, वो आपको इंडिकेट कर देंगे कि हाँ फेल होने वाला है, तो आपको समय मिल जाएगा, मतलब सडन फेल्योर इसमें नहीं होगा, तो इंजीनियर इसी को प्रीफर करता है, ठीक है। और इसमें छड़ों की मात्रा भी कम रहती है, कॉस्ट बचता है। लेकिन अब एक जवाब और, अगर ये इतना अच्छा है कि छड़ कम कर देने से हमारा सेक्शन अच्छा हो गया, तो क्या छड़ कम कर देने से बीम के मजबूती पे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर मान लो कि एक बीम ऐसा है जिस पे बहुत ज़्यादा नीचे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, मान लो लोड हैवी आपको सहन करवाना है, आपको बहुत हैवी लोड सहन करवाना है, ठीक। एक बीम आपको ऐसा बनाना है जिस पे बहुत हैवी लोड सहन करवाना है, तो हैवी लोड सहन करने का मतलब कि ऊपर का कंप्रेशन स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, नीचे का टेंशन स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब ये बताइए, अगर आप छड़ की मात्रा को कम रखेंगे तो कम छड़ रहेगा, तो उसमें बहुत जल्दी सिग्मा एस टी स्ट्रेस आ जाएगा, बहुत जल्दी उस पर सिग्मा एस टी स्ट्रेस आ जाएगा और वो बीम फेल कर जाएगा। तो इसका उपाय कैसे दूर करेंगे? तो देखो, इसी समस्या को तो कहते हैं डिजाइन। देखो, एक इंजीनियर का मतलब ये होता है, डिजाइन का मतलब ये होता है कि आप
छड़ों की ऐसी मात्रा चूज करें कि सेक्शन आपका ओवर इन्फोर्ड भी ना हो जाए लेकिन कमज़ोर भी ना रह जाए। बात समझे, मतलब ऐसा न हो कि आपका सेक्शन कमज़ोर हो, मतलब अब ऐसा ना हो कि आप छड़ इतना कम कर दिए सेक्शन को ओवर से बचाने के लिए, अंडर करने के लिए, कि बीम कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो डिजाइन का मतलब ये होता है कि आप छड़ों की मात्रा इस प्रकार से चूज करें कि बीम कमज़ोर भी ना हो और ओवर भी ना हो। अब इस काम को कैसे करेंगे, तो इसी काम को करने का तरीका होता है डिजाइन। यही तो डिजाइन का मतलब होता है। देखो, अब मान लो जैसे इसी में मैं कहूँ कि नहीं, अगर आप 3 छड़ लगा रहे हैं तो इसका लोड सहन करने की क्षमता भी कम हो गई कि नहीं, मतलब अब ये कम ही लोड पे तो ये पहुंच जाएगा सिग्मा ST। अब मैं कहूँ कि नहीं, लोड आपको इतना सहन करवाना ही करवाना है, तो उसका उपाय ये है कि और सेक्शन को भी अंडर रखना है, क्योंकि आपको पता है कि ओवर का तो डिजाइन करते ही नहीं है। अब बताओ ना, दोनों समस्याएं हैं, सेक्शन को रखना भी अंडर है और यहाँ पे लोड सहन करने की क्षमता भी बढ़ानी है। और तो ये काम कैसे करोगे, तो ये काम करने के लिए आपको इस B और D को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप कंक्रीट का भी एरिया बढ़ा दें, इस बीम को इतना बड़ा ना बनाकर थोड़ा और बड़ा बीम बना दें अगर, ठीक है, तो नीचे भाई बीम बड़ा कर दिए, B और D को ज़्यादा कर दिए तो छड़ बढ़ भी जाएगा, तो भी हो सकता है कि अभी ये ओवर इन्फोर्ड ना हो। अगर ऊपर B और D बड़ा कर दिए तब नीचे छड़ बढ़ा भी सकते हैं। तो यही तो डिजाइन का मतलब होता है कि हम कितना B चूज करें, कितना D चूज करें और कितना ST चूज करें, ताकि हमारा सेक्शन ओवर इन्फोर्ड भी ना हो और जो लोड हम चाहते हैं वो सहन भी करवा लें, बीम को मजबूत भी बना लें। यही डिजाइन का मतलब होता है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कैसे डिजाइन होता है। ठीक है, मैंने कहा था कि इस लेक्चर में आपको फीलिंग आना शुरू होगा कि इंजीनियर का मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना। तो ये इस सब्जेक्ट का मतलब है। तो अभी वो सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो, एक ही बार में सब नहीं समझ पाओगे। तो इंजीनियर जो है इस सेक्शन के डिजाइन को प्रीफर करता है। अब इसको लिखोगे कैसे कॉपी पे, अंडर इन्फोर्ड सेक्शन, तो लिखिएगा वह सेक्शन जिसमें स्टील के छड़ों की मात्रा बैलेंस सेक्शन की मात्रा से कम होती है उसे अंडर इन्फोर्ड सेक्शन कहते हैं। इस सेक्शन में कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस स्टील से पहले ही पहुंच जाता है। बस उसके बाद फिगर ये ऐसे ही बना लीजिएगा, फिर फिगर के नीचे ये चीज़ और फिर ये चीज़, इतना चीज़ लिख लीजिएगा। नोट में ये लिख लेंगे कि इस सेक्शन में स्टील का फेल्योर पहले कंक्रीट से पहले होता है, चूंकि स्टील डक्टाइल पदार्थ है, अतः फेल्योर के पहले इंडिकेशन देता है, अतः इंजीनियर इस सेक्शन का डिजाइन प्रीफर करता है। समझ में आया ना। ये आपका हेडिंग कंप्लीट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। अभी मैं आपको मतलब एक नए लेक्चर में आगे की चीज़ें बताऊंगा। मैंने तो सोचा था कि आज न्यूमेरिकल वाला चीज़ भी कराने के लिए, लेकिन वो वीडियो लेक्चर लंबा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर दे देता हूँ। तो चलिए अभी इस लेक्चर को आप पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।